नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। दोस्तों, अक्सर आप देखते होंगे कि मैं अपने इस चैनल में नए-नए तरह की वीडियोस डालता हूं। कई बार एमए से जुड़े, कई बार बीए से जुड़े और कई बार अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े वीडियोस। लेकिन आज मैं एक नई कोशिश करने जा रहा हूं। कोशिश वो जो अलग-अलग कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले दोस्तों को मदद पहुंचाने का काम करेगा और वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम में आज अपनी अलग वैल्यू रखता है और मैं कोशिश कर रहा हूँ उसी करंट अफेयर्स को एक सही रूप में आपके सामने पेश करने का। मैं कोई फैकल्टी नहीं हूँ और ना ही मैं करंट अफेयर्स का कोई टीचर हूँ। मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करता हूँ और परीक्षा दर्पण हो, प्रतियोगिता दर्पण हो, द हिंदू हो या फिर दैनिक भास्कर जैसे कई सारे न्यूज़पेपर्स और अलग-अलग सोर्स से मैं अपने लिए करंट अफेयर्स तैयार करता हूँ। और आज से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने उन्हीं नोट्स के ज़रिए आपके लिए वीडियोस बनाऊँ ताकि आपकी भी मदद हो सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे अगस्त 2023 महीने के करंट अफेयर्स के बारे में और इसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अगस्त 2023 से जुड़े करंट अफेयर्स आपको तैयार करने चाहिए। दोस्तों, मेरे पास 2021 और 22 के भी करंट अफेयर्स हैं। अगर आपको लगता हो कि पिछले वर्षों के करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी अच्छी नहीं है और आपको चाहिए कि कहीं से सोर्स मिले, तो आप ज़रूर वीडियो के कमेंट में कर दीजिएगा। अगर आप कमेंट कर देंगे तो मैं पिछले वर्षों के वीडियो बनाकर भी आपके सामने ला दूंगा। दोस्तों, करंट अफेयर्स में आजकल एग्ज़ाम्स में ये हो रहा है कि जो पिछले वर्षों के करंट अफेयर्स हैं उन्हें ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। जैसे कि 2021 की कोई बड़ी घटना हो या फिर आपके राज्य या आपके क्षेत्र से जुड़ा कोई व्यक्ति अचानक ऊपर उठा हो किसी खेल में, किसी पुरस्कार में, तो उनसे जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं। जैसे ये 2023 चल रहा है तो इसमें कोई भी बड़े एग्ज़ाम्स में 2023 का करंट अफेयर्स ना पूछकर वो 2022 और 2021 का करंट अफेयर्स पूछ सकते हैं। इसीलिए पिछले वर्षों की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और कुछ करंट अफेयर्स हैं उन्हें भी आप अच्छे से तैयार रखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा और प्लीज़ पूरे सब्र के साथ में ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा ताकि मेरी मेहनत सफल हो और आपके लिए कुछ नया मैं कर सकूँ। यहाँ पर देखिए, पहला यहाँ पर आता है कि भारत का पहला सरकारी यूनिटी मॉल उज्जैन में बनेगा। केंद्र सरकार ने 284 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है। केंद्र सरकार की स्कीम ऑफ स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24 के तहत यह प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश को दिया गया है। यूनिटी मॉल में अन्य राज्यों के प्रमुख उत्पाद भी शामिल होंगे। यूनिटी मॉल यानी कि एक ऐसा मॉल जहां पर अलग अलग स्टेट्स के जो महत्वपूर्ण उत्पाद है वो यहाँ पर मिल सकेंगे लोगों को। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ खुला, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में खुला। फिर इसके बाद में दूसरा आता है, यहाँ पर कुछ फैक्ट भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जो आपका मनोरंजन करेंगे बीच बीच में और कुछ मोटिवेशन लाइंस भी होंगी जो हमारे इस वीडियो के रिदम को बनाए रखेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसकी ज़्यादातर जानकारियां दैनिक भास्कर से है और साथ ही जो मैं करंट अफेयर्स के लिए अलग अलग स्रोतों से पढ़ता हूं उनसे भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। मैं आपको बता दूं कि आप इन्हें अच्छे से तैयार कीजिएगा और आप जिनसे पढ़ते हैं उनसे भी पढ़ते रहिएगा। फैक्ट देखते हैं, इंग्लिश लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर महिला फुटबॉलर कौन है, तो अदिति चौहान है। फिर पद्मश्री अवार्ड पाने वाली महिला भारतीय फुटबॉलर कौन है, ओइनेम बेम्बेम देवी है। फिर यूरोपियन प्रोफेशनल फुटबॉल लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर है बाला देवी। यूपीए विमेंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर है मनीषा कल्याण। दोस्तों, यूएएफ यानी कि जो यूएएफ विमेंस चैंपियंस लीग है उसमें अभी हाल ही में मनीषा कल्याण खेलने गई है, तो उसके कारण ये फैक्ट आपके सामने आए। तो यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए कि जो महिला फुटबॉल है उसको बढ़ाने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। फिर आपको ये एक यहाँ पर एक अलग फैक्ट है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना भारत से अलग होकर, तो पाकिस्तान 14 तारीख को अपना मनाता है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं
करगिल विजय की 25वीं वर्षगांठ पर सेना ने क्विज प्रतियोगिता बैटल ऑफ माइंड्स की शुरुआत की। तो ये वनडे एग्जाम्स में मुश्किल है कि पूछे, लेकिन ये फिर भी आपको ध्यान रखना है कि जो करगिल विजय की याद में बैटल ऑफ माइंड्स नाम से क्विज प्रतियोगिता शुरू की गई। करगिल युद्ध कब हुआ था उसकी तिथि आपको बताना है, ये आज का सवाल आपके लिए है। फिर इसके बाद में मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज करने वाले प्राइवेट अस्पतालों की अब हर 3 महीने में रैंकिंग जारी की जाएगी। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है, ये याद रखिएगा। जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट मिलता है, वो सही तरीके से लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, इस बात की पड़ताल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अब निजी अस्पतालों की भी रैंकिंग जारी करेगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो निजी अस्पताल होंगे वो बेहतर काम करेंगे और लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। फिर आता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में नए युद्धपोत INS विंध्यागिरी को हुगली नदी के तट पर जलावतरण किया। यह 75% देसी कलपुर्जों से निर्मित है। अगर आपको लगे कि कोई महत्वपूर्ण फैक्ट या फिर महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की डेट भी आपको याद रहनी चाहिए, तो परफेक्ट डेट भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यानी कि 17 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS विंध्यगिरी का शुभारंभ किया। इसे समुद्र में छोड़ा गया नौसेना की कमान के लिए। तो यह 75% भारतीय कलपुर्जों से बना हुआ INS है। फिर इसके बाद में देखिए 7वां, NCERT ने नए संशोधन किए अपनी पढ़ाई में और गांधी जी की हत्या, गुजरात दंगे जैसे अध्याय हटा दिए, पर केरल सरकार इन्हें पढ़ाने का फैसला ले रही है। कुछ समय पहले जो NCERT था उसने कहा था कि हम इन्हें पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन केरल सरकार ने कहा कि हम इन्हें पढ़ाते रहेंगे। फिर यहाँ पर एक फैक्ट आपके लिए आए हैं नोट। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो अपराध की प्रकृति से समाज के मूल रोगों का पता चलता है। ये एक महत्वपूर्ण धारणा है न्याय प्रणाली की। नेचर ऑफ क्राइम शोज द पैथोलॉजी ऑफ सोसाइटी, यानी कि अपराध जिस तरह के पैटर्न में होंगे, जिस तरह की प्रवृत्ति के साथ अपराध होंगे, उससे पता चल सकता है कि समाज का मूल रोग क्या है। जैसे कि अगर समाज में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं में सबसे ज़्यादा बड़ी घटनाएं हत्या और रेप सामने आती है, तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं का सुरक्षा का स्तर बहुत निचला है। और अगर हत्याएं सामने आती है तो इसका ये मतलब है कि लोगों को कानून का डर कम है। इससे हम समझ सकते हैं कि जो समाज की मूल समस्या है वो क्या है, ये हम होने वाली घटनाओं से समझ सकते हैं। फिर इसके बाद में देखिए स्वदेशी नेवल ट्रेनर प्रोटोटाइप NP5 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LAC ने 18 अगस्त को पहली उड़ान भरी। कैप्टन अमित कवाड़े ने इसे 57 मिनट तक उड़ाया। उनके साथ रिटायर्ड विंग कमांडर सिद्धांत सी भी मौजूद थे। तो यहाँ पर ये आपको रखना है कि जो स्वदेशी नेवल ट्रेनर प्रोटोटाइप NP5 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम है। इसको 18 अगस्त को पहली बार उड़ान इसने भरी और कैप्टन अमित कवाड़े ने इसे उड़ाया था। NP5 को INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत में तैनात किया जाएगा नौसेना के लिए। हालांकि ये वायुसेना से संबंधित है। अब इसके बाद में अगला देखिएगा, अगला आता है कोलकाता हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए चेयरमैन बन गए। जस्टिस श्रीवास्तव NGT में नियुक्त होने वाले ऐसे पहले रिटायर्ड जज हैं जो मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं। इसलिए MP से जुड़े एग्ज़ाम्स के जो विद्यार्थी हैं वो ये ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश के रहने वाले और कोलकाता हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव NGT के चेयरमैन बन गए हैं। इसके बाद में देखिए रूस का चंद्र मिशन लूना 25 नियंत्रण के बाहर होने के कारण निर्धारित लैंडिंग के एक दिन पहले ही सतह पर क्रैश हो गया 19 अगस्त को। और यह हमारे चंद्रयान के बहुत बाद में लॉन्च हुआ था और कहा जा रहा था कि ये चंद्रयान से पहले चंद्रमा पर लैंडिंग कर पाएगा। हालांकि इसने लैंडिंग तो किया, लेकिन ऐसी लैंडिंग किया कि इसके हाथ पैर टूट गए और ये कुछ काम का नहीं रहा। इसके बाद में देखिएगा स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर 9वां महिला फीफा वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है।
एकमात्र गोल कप्तान ओल्गा कार्मोन ने किया स्पेन के तरफ से, और जर्मनी के बाद स्पेन दूसरी टीम बन गई है जिसके पास पुरुष और महिला दोनों वर्ल्ड कप है, यानी कि पुरुष और महिला दोनों टीमों ने वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। स्पेन की पुरुष टीम 2010 में फीफा वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है और स्पेन की कोच सरीना बिगमैन के नाम भी एक रिकॉर्ड हो गया है। उन्होंने 2019 में नीदरलैंड की महिला टीम को भी फाइनल में पहुंचाया था और अब उन्होंने स्पेन की महिला टीम को फाइनल में पहुंचाया है और 2 टीमों को फाइनल में पहुंचाने वाली वे पहली महिला कोच बन गई हैं। तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि 2023 का जो महिला फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता, तो यहाँ पर आपको ये बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर वनडे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते थे, लेकिन अगर आप किसी भी स्टेट की पीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे तो आप पाएंगे कि अब बड़े एग्ज़ाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं होती हैं, आप सबको रट नहीं सकते। इसलिए अपने दिमाग में लेवल्स बना लीजिए कि किन्हें आपको रटना है, किन्हें सिर्फ ध्यान में रखना है और कितना छोड़ना है, क्योंकि पढ़ाई में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि क्या आपको लेना है और क्या छोड़ना है। जब आप ये समझ जाते हैं तभी आप अच्छे से पढ़ पाते हैं। इसके बाद में देखिए 12वां तथ्य आता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं 2024 में। इसमें रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों में भारतवंशी प्रत्याशी विवेक रामास्वामी भी शामिल हो गए हैं। हालांकि मैं अभी अक्टूबर में इस वीडियो को बना रहा हूं, अक्टूबर 2023 में। अब तक तो ये आ रहा है कि जो रामास्वामी हैं वो बहुत पीछे हो चुके हैं, लेकिन अगस्त में इन्होंने अपनी घोषणा की थी कि ये चुनाव में उतरेंगे। जो पार्टी होती है वहाँ पर पार्टी के सदस्य खुद ही घोषणा करते हैं कि वे चुनाव में उतरने वाले हैं, पार्टी घोषणा नहीं करती। फिर जो प्रत्याशी होते हैं, जैसे कि बीजेपी पार्टी है, तो बीजेपी में से कहा, अमित शाह ने कहा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मोदी जी ने कहा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और राजनाथ सिंह ने भी कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अब तीनों के बीच में लड़ाई होगी, लड़ाई मतलब डिबेट होगी, और डिबेट में लास्ट में जो जीतेगा वो बीजेपी का उम्मीदवार बनेगा। ऐसे ही कांग्रेस के साथ भी होगा। तो ये सिस्टम होता है अमेरिका में। वहाँ पर उम्मीदवार पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं के बहुमत के साथ बनता है, ना कि सिर्फ अध्यक्ष के कह देने से। तो विवेक रामास्वामी भी शामिल हो गए हैं और वो प्रसिद्ध बिजनेसमैन और लेखक हैं और उन्होंने वोक इंक और नेशन ऑफ विक्टिम जैसी पुस्तकें लिखी हैं। तो ये याद रखिएगा, इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें। हालांकि ये जीते या ना जीते, ये उम्मीदवार बने या ना बने, लेकिन ये उम्मीदवारी में उतरे और प्रसिद्ध हुए, इसलिए इनसे जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उम्मीदवारों में डोनाल्ड ट्रंप के बाद में विवेक रामास्वामी दूसरे नंबर पर थे, हालांकि अभी ये तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। फिर इसके बाद में देखिए एशिया कप 2023 में पहली बार बल्लेबाज के तौर पर तिलक वर्मा को शामिल किया गया है, यानी कि तिलक वर्मा ने अपना डेब्यू किया है। फिर इसके बाद में अगला आता है कि दुर्लभ प्रजाति पक्षी टाइटलर लीफ वार्बलर को पहली बार बिहार में देखा गया है। किसको? टाइटलर लीफ वार्बलर को बिहार में देखा गया है। भागलपुर जिले के बर्ड रिंगिंग स्टेशन सुंदरबन से इसका फोटो सामने आया है। इस पक्षी की चोंच लंबी होती है और पतली होती है, या पहाड़ों में रहता है, लेकिन पहली बार ये मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिला है। इसलिए ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान से रखिएगा, क्योंकि जो एनवायरनमेंट के प्रश्न होते हैं उनमें ज़्यादातर प्रश्न ऐसे ही होते हैं कि कौन सा दुर्लभ प्रजाति का पक्षी या जीव खोजा गया है या फिर देखा गया है। इसके बाद में अमेरिका के टेनेसी राज्य के जू में 31 जुलाई को एक अनोखे जिराफ का जन्म हुआ है और इसके शरीर पर कोई भी धब्बा नहीं है और इसे दुनिया का पहला स्पॉटलेस जिराफ कहा जा रहा है। दोस्तों, जो जिराफ होते हैं हमने अक्सर देखे होंगे, आपने भी कभी ना कभी जिराफ की फ़ोटो तो देखी ही होगी। तो जिराफ जो धब्बे वाला जानवर होता है, तो यहाँ पर एक ऐसा जिराफ पैदा हुआ है जिसके शरीर में धब्बा नहीं है, तो ये भी एक स्पॉटलेस जिराफ है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 सितंबर से 10 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे, क्योंकि वे G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और G20 सम्मेलन की मेजबानी 2023 में भारत को मिली। बाइडेन 4 दिनों तक भारत में रहने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। इस बार G20 की मेजबानी भारत के पास है। तो यहाँ पर दो प्रमुख फैक्ट बनते हैं। पहला तो 4 दिनों तक भारत में या फिर सबसे लंबी यात्रा करने वाले भारत की वो जो बाइडेन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति। और दूसरा फैक्ट ये है कि G20 की मेजबानी 2023 में भारत ने किया। फिर इसके बाद में आप देखिएगा कि अमेरिका ने गर्भवती महिला के लिए ऐसे टीके को मंजूरी दे दी है जो शिशुओं को रेस्पिरेटरी सिंकाइटिस वायरस यानी कि RAV के कारण होने वाली गंभीर बीमारियों से बचाएगा। गर्भस्थ शिशुओं के लिए पहली बार किसी ऐसे टीके को मंजूरी दी गई है। इस टीके को गर्भावस्था के 32वें से 36वें हफ्ते के बीच में महिला को लगाया जाएगा। इस संक्रमण की वजह से आमतौर पर हल्की सर्दी जैसे लक्षण होते हैं, लेकिन निमोनिया और ब्रोंकियोलाइटिस होने पर अस्पताल में भर्ती होने का खतरा रहता है। यह नवजात शिशुओं को 6 महीने तक श्वसन तंत्र के संक्रमण और उससे जुड़ी गंभीर बीमारियों से बचाएगा। यानी कि इस तरह का पहला टीका दुनिया में सामने आया है। सॉरी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं ज़्यादा अच्छे से शायद आपको न समझा पाऊँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर काम सिर्फ पढ़कर आपको सुनाना है, फैक्ट लाकर। तो ये कोई भी कर सकता है आप कहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन अगर मैं रोज़ रोज़ ऐसे वीडियोस बनाऊंगा या फिर बड़े लेवल पर बनाऊंगा तो उतनी सुविधाएं ना तो मेरे पास है और ना ही उतना समय मेरे पास है कि मैं रोज़ 4 से 5 घंटे करंट अफेयर्स के लिए खर्च कर सकूं। क्योंकि मैं एक मतलब कि मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ, एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला। मैं कोई टीचर नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं आपके लिए कुछ नया कर पा रहा हूँ और यह आपके काम का होगा। फ्री वाईफाई सेवा देने वाली देश की पहली नगरपालिका खुरई बनी है और खुरई सागर में है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 22 अगस्त 2023 को इसका शुभारंभ किया। तो यहाँ पर ये रखिएगा कि जो फ्री वाईफाई माफ़ कीजिएगा, फ्री वाईफाई की सेवा सबसे पहले किस नगर पालिका में शुरू हुई? तो खुरई सागर में शुरू हुई। फिर इसके बाद में एक फैक्ट आपके सामने आता है कि कलिंग में अशोक के संबंधित में एक विषय है जो आपको शायद प्रभावित कर सके। कलिंग ने जब अशोक को चुना तो अशोक ने धर्म की शक्ति को चुना। यानी कि जब व्यक्ति के पास ताकत होती है तो उसके पास मौका होता है कि वो क्या चुन सके। अशोक के पास ये अवसर था कि वो कलिंग विजेता बन चुका था। अब वो एक महान प्रतापी शासक बन सकता था जिसका इतिहास समुद्रगुप्त से भी महान हो जाता, जिसे नेपोलियन कहते हैं। लेकिन उसने शांति को चुना। और जब आपके पास में ताकत होती है, जब आपके पास में हथियार होता है और आप शांति को चुनते हैं तो आप बहुत महान होते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलता है 20वीं शताब्दी में हुए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चाहते तो एक बार लाठी उठा देते अपनी, पूरा भारत अंग्रेजों को रौंद देता और उनके कंकाल नजर आते, एक भी इंग्लैंड नहीं पहुंच पाता। लेकिन गांधी जी के पास पूरी ताकत होते हुए भी उन्होंने अहिंसा की बात कही। हाथ में डंडा रखकर भी उन्होंने डंडे को सिर्फ सहारे के लिए इस्तेमाल किया, हथियार के रूप में नहीं। इसीलिए अगर आपके पास बहुत ताकत है, आप बहुत शक्तिशाली हैं, तब भी आप विनम्र बने रहते हैं, तब भी आप शांत बने रहते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी महानता है। इसके साथ ही सुकरात के लिए सच्ची शक्ति किसी भी व्यक्ति द्वारा खुद के भीतर, खुद के शरीर और आत्मा के नियंत्रण और व्यवस्था से आती है और साथ साथ न्यायपूर्ण कार्य करने, सदाचार से जीने के अनुशासन से भी आती है। यानी कि स्वयं पर कार्य करना ही सबसे बड़ी शक्ति है, यह सुकरात कहते हैं। सुकरात को जब जहर का प्याला पिलाया गया और जब उन्हें मारा गया तो उनका शिष्य प्लेटो उन्हें बचाने पहुंचा। तब सुकरात ने कहा कि मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन जो मेरा दर्शन है, मेरी शिक्षा है, वो हमेशा के लिए मर जाएगी। इसीलिए सुकरात ने प्लेटो को यह कहकर वापस पहुंचा दिया कि प्लेटो तुम चले जाओ, मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन मेरी शिक्षा, मेरा ज्ञान अमर हो जाएगा।
अगर मैं बच गया, मैं भागकर भगोड़ा बन गया तो मेरे ज्ञान को कोई नहीं अपनाएगा, लेकिन मैं मर गया तो मेरा ज्ञान अमर होगा। तो ये थी थोड़ी फैक्टफुल बातें। इसके बाद में हम वापस आते हैं करंट अफेयर की दुनिया में, और पूर्व मंत्री और विधायक रामपाल सिंह को राज्य स्तरीय दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ये बात हो रही है मध्य प्रदेश की। दोस्तों, मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मेरा ध्यान एमपीपीएससी पर है। इसीलिए जब भी आपको ऐसा कोई फैक्ट मिले जहाँ पर राज्य स्पष्ट ना हो, तो समझ जाएं कि वहाँ पर मध्य प्रदेश की बात हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने साउथ अफ्रीका पहुंचे। इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका में। ब्रिक्स की बात करें तो बी से बनता है ब्राज़ील, आर से बनता है रसिया, सी से बनता है चाइना, आई से बनता है इंडिया और एस से बनता है साउथ अफ्रीका। इस तरह से ये ब्रिक्स बनता है। कुल मिलाकर यह चीन की तरफ से, चीन की शक्ति वाला है। और वैसे ही जो क्वाड आप देखते हैं अमेरिका की तरफ से, इसमें भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और जो अमेरिका है, उसी तरह से ये रसिया का अपना एक अलग संगठन है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन के तौर पर चुना है। 23 अगस्त को उन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। पिछले साल आयोग ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकन की मान्यता दी थी। और मैं अभी अक्टूबर में हूँ। अक्टूबर की बात करूँ, जब आप अक्टूबर के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, हालांकि आज 3 नवंबर है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब आप अक्टूबर के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजकुमार राव को भी नेशनल आइकन चुनाव आयोग ने बनाए हैं। इसके बाद में देखिए, अमेरिका की 23 वर्षीय शाकेरी रिचर्डसन 100 मीटर की रेस की नई चैंपियन बन गई है। और विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में उन्होंने मात्र 10.65 सेकंड की समय में रेस पूरी की। जमैका की सेरिका जॉनसन दूसरे नंबर पर और जमैका की ही सैली एन फ्रेजर प्राइस तीसरे स्थान पर रही। माफ कीजिएगा। इसके बाद में अगला करंट अफेयर्स है। राजस्थान को 5वां टाइगर रिजर्व मिल गया है। राजस्थान को 5वां टाइगर रिजर्व मिल गया है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की ओर से 22 अगस्त को इस बात को मंजूरी मिली। करौली व धौलपुर के जंगलों को मिलाकर राजस्थान में 6वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। अब देश में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 56 हो चुकी है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश में कुल 56 टाइगर रिजर्व हैं, ये बताइए, यानी कि कुल कितने टाइगर रिजर्व है। और ये भी पूछा जा सकता है कि देश का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो ये आपको बताना है कि जो करौली धौलपुरा है वो नया टाइगर रिजर्व बन गया है। फिर इसके बाद में देखिए कि थाईलैंड में फू थाई पार्टी के श्रेथा थावसिन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। इसके बाद में फैक्ट आते हैं, कुछ रोबोटिक्स को लेकर कुछ फैक्ट है। जो रोबोट प्रक्रिया है उसके विकास को लेकर कुछ फैक्ट है, यहाँ पर आपके काम की बात हो सकती है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कंप्यूटिंग से जुड़े एग्जाम्स के लिए इन्हें ध्यान से देखिए। पहला, रोबोट सोफिया के पास सऊदी अरब की नागरिकता व पासपोर्ट है और वह पहली ऐसी रोबोट है जिसके पास नागरिकता और पासपोर्ट है। ज़्यादातर रोबोटिक्स प्रोग्राम में महिलाओं की आवाज़ होती है। इसका कारण ये है कि विभिन्न रिसर्च बताती है कि महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की तुलना में ज़्यादा विनम्र होती है। यही कारण है कि सीरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जैसी जो वॉइस कमांड वाले सिस्टम हैं वहाँ पर महिलाओं की आवाज़ को प्रमुखता दी गई है। और जब भी आप कॉलर ट्यून या फिर कंपनियों से बात करते हैं, तो जब महिला क्लाइंट आपसे बात करती है, तो जब सामने से महिला की आवाज़ आती है तो आप बड़े ध्यान से सुनने लगते हैं कि ना जाने क्या हो जाएगा, मोबाइल से निकल कर सामने आ जाएगी। ऐसा बहुत ध्यान से सुनते हैं। और अगर कोई आदमी बात करे तो फिर हम अपने अंदाज में आ जाते हैं। तो फिर देखिए, एआई के ज़रिए कई कॉमर्स कंपनियां ग्राहक की पसंद नापसंद का अंदाज़ा लगा सकती है। एआई इतना विस्तार में हो चुकी है। 1980 में एआई का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में हुआ था, याद रखिएगा। फिर इसके बाद में 1997 में आईबीएम विकसित मानव कंप्यूटर डीप
ब्लू ने एआई का इस्तेमाल कर विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्परोव को पहली बार हराया था। 2002 में एआई का वैक्यूम क्लीनर रूम्बो आया। इसके बाद 2006 से एआई का प्रयोग बड़े पैमाने पर मेटा यानी कि फेसबुक, एक्स यानी कि ट्विटर और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां करने लगी। 2012 में माफ़ कीजिएगा, 2012 में गूगल ने गूगल नाउ ऐप लाया जो भविष्यवाणी कर सकता था और इसकी भविष्यवाणी एआई पर आधारित थी। 2014 में एआई के जरिए चैटबॉक्स का विकास हुआ जो लोगों की समस्याओं का समाधान करता था। 2020 में लीनियम फोल्ड एआई एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर कोरोना वैक्सीन विकसित की गई और इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ये आपको ध्यान रखिएगा, आप पढ़ेंगे आगे तो आपको पता चलेगा कि इस विकास के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। 2020 में 2020 में चैट जीपीटी 2022 है, चैट जीपीटी एआई के आधुनिक रूप में आया 2022 में और चैट जीपीटी के विकास के साथ ही एआई की क्रांति बड़े पैमाने पर हो गई। अब देखिए अगली खबर 23 अगस्त शाम 6:02 पर चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक चांद के दक्षिण ध्रुव की सतह पर लैंड किया। यहाँ पर आपसे समय कोई नहीं पूछने वाला, तारीख भी मुश्किल है कि कोई पूछे, लेकिन आपसे जरूर पूछा जाएगा कि सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर किस देश के मिशन ने चंद्र मिशन ने लैंडिंग की। तो वो था भारत और भारत ने एक कीर्तिमान रच दिया। आइए चंद्रयान मिशन 3 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में जानते हैं। डॉक्टर एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन हैं और पूरे मिशन की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। जबकि जो चंद्रयान 1 गया था, चंद्रयान 2 गया था, उस समय के सिवन चेयरमैन थे और जिनके समय में चंद्रयान 2 असफल रहा था। पी वीर मुथुवेल चंद्रयान 3 के प्रभारी थे और श्रीकांत सीवी चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर और इसरो के प्रोजेक्ट डिप्टी डायरेक्टर थे। देश के प्रमुख खगोल शास्त्रियों में से एक है श्रीकांत सीवी। इसी तरह से वी नारायणन डायरेक्टर लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर चंद्रयान 3 के जो क्रायोनिक इंजन था उसके डिज़ाइनर बी नारायणन थे। फिर आती है कल्पना के, तो कल्पना के चंद्रयान 3 की डिप्टी डायरेक्टर थी और चंद्रयान 2 और मिशन मंगल में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और इस टीम में एकमात्र महिला आपको कल्पना के ही नजर आएंगी, इसलिए कल्पना के का नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। एम शंकरन आते हैं तो वे UR राव अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर और इनके नेतृत्व में चंद्रयान 3 का निर्माण हुआ। फिर आते हैं एस मोहाना कुमार, तो लॉन्च के लिए मिशन डायरेक्टर ये थे। फिर आते हैं VN रामकृष्ण, तो डायरेक्टर इस ट्रैक के हैं ये और चंद्रयान 3 की ट्रेनिंग में इनकी अहम भूमिका रही और सैटेलाइट नेविगेशन एक्सपर्ट है और इन्होंने ये तय करवाया कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग कहाँ होगी और किस तरह से उसकी स्थिति है, उसका काम VN सर का था। फिर इसके बाद में आप देखिएगा कि एस उन्नी कृष्णन अय्यर डायरेक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के हैं और इन्होंने चंद्रयान 3 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंतरिक्ष उड़ान प्रणालियों के विशेषज्ञ हैं। फिर आते हैं नीलेश M देसाई, डायरेक्टर SSP। लैंडिंग में दिक्कत आ जाने के आती अगर तो इनके पास में प्लान 2 तैयार था, यानी कि ये भी चंद्रयान 3 से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अब देखते हैं कि चंद्रयान 3 की टीम में मध्य प्रदेश के कौन कौन हैं। आप जिस भी स्टेट के हों आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर कोई बड़ा मिशन या बड़ा काम हुआ है तो उसमें जुड़े लोगों में आपके स्टेट के कौन हैं, तो इससे क्योंकि उससे भी प्रतियोगिता बनती है। जैसे कोई बड़ा चैंपियन होती है, वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, ओलंपिक होता है, तो वहाँ पर प्रश्न बनता है कि बताइए ये व्यक्ति आपके राज्य का है क्या नहीं, ये है क्या नहीं, इसने कौन सा मेडल जीता। उसी तरह से ऐसे मिशंस में भी प्रश्न बनते हैं। जो ओम पांडे थे वो करसरा गांव सतना से है और ये भी चंद्रयान 3 की टीम में शामिल थे। फिर महेंद्र कुमार ठाकरे बालाघाट से, प्रमोद सोनी बालाघाट से मार्गदर्शक की भूमिका में और इसरो के डिप्टी डायरेक्टर ही हैं। फिर प्रियांशु मिश्रा चांदिया उमरिया आदित्य मिशन व गगनयान में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं प्रियांशु मित्रा, तो इसलिए इनका नाम और अच्छे से याद रखिएगा कि किसने चंद्रयान 3 आदित्य L1 और
गगनयान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो वो है प्रियांशु मिश्रा। तो इस तरह से इन 4 लोगों के नाम ध्यान रखिएगा अगर आप मध्य प्रदेश के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। फिर हम देखते हैं इसरो से जुड़े कुछ तथ्य। फिर देखिएगा अनुराधा टीके। अनुराधा टीके इसरो में 1982 से अब तक हैं और इसरो की पहली महिला सैटेलाइट प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-12 और GSAT-10 इनके नेतृत्व में लॉन्च हुआ। फिर इसके बाद में देखिए K-Sivan पूर्व इसरो चीफ, चंद्रयान 2 इन्हीं के समय में लॉन्च हुआ। PSLV-4 रॉकेट के जरिए 31 उपग्रह इनके निर्देशन में छोड़े गए थे। फिर डॉक्टर के राधाकृष्णन 2009 से 2015 इसरो के चीफ रहे। मंगलयान मिशन हो या फिर इसरो चंद्रयान 1 हो, इनके समय में ही लॉन्च हुआ। उनकी अध्यक्षता में भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन मंगलयान की लॉन्च हुई थी। फिर देखिएगा मिशन की लागत और लॉन्च तिथि ये भी देख लीजिएगा। चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और चंद्रयान 1 के बारे में। चंद्रयान 1 386 करोड़ में बनकर तैयार हुआ और 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ। चंद्रयान 1 का काम उतरना नहीं था, सिर्फ चक्कर काटकर थोड़ी और जानकारी लेना था। और जो चंद्रयान 2 था 978 करोड़ में बना और 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ। हालांकि ये सही से लैंड नहीं हो पाया था, क्रैश हो गया था। फिर इसके बाद में चंद्रयान 3 आता है, 615 करोड़ में बना। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ और ये सफल तरीके से दक्षिणी ध्रुव में उतर भी गए। इसरो का अगला मिशन की बात करें तो इसरो का अगला मिशन सूर्य का अध्ययन करना है। आदित्य L1 सितंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च होगा। इसे लक्ष्य तक पहुंचने में 120 दिन लगेंगे। आपको बता दूं कि जो आदित्य L1 है वो 2 सितंबर को लॉन्च भी हो चुका है। गगनयान का अबॉर्ट मिशन सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर के पहले हफ्ते के लिए प्रस्तावित है, हालांकि ऐसा हो नहीं सका। मौसम पूर्वानुमान के लिए इनसैट 3DS मिशन भी तैयार है इसरो का। फिर इसके साथ ही आप इसरो की कुछ माफ़ कीजिएगा, इसरो के इतिहास को बड़े आसानी से आप इस चार्ट के जरिए समझ सकते हैं। स्पेस क्राफ्ट मिशन अब तक इसरो ने 124 भेजे हैं। मैं यहाँ पर नवंबर 2023 तक की बात कर रहा हूँ, इसके बाद ये बढ़ जाए तो फिर आपको देखना होगा। स्पेस क्राफ्ट मिशन 124 भेजे हैं। विदेशी सैटेलाइट अब तक 431 लॉन्च किए हैं इसरो ने। फिर जैसे भूटान के कई सारे सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जापान के कुछ सैटेलाइट, बांग्लादेश के सैटेलाइट, इस तरह से जो अलग अलग देश से उनके सैटेलाइट भी इसरो ने लॉन्च किया है। फिर इनकॉर्पोरा यानी कि जो इनकॉर्पोरा बना 1962 में और इसने पहला रॉकेट लॉन्च किया 1963 में और इसी इनकॉर्पोरा का नाम बदलकर 1969 में इसरो किया गया। आपको बता दें कि इसरो के संस्थापक या जनक कौन थे, तो विक्रम साराभाई थे और इन्हीं के साथ थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास के लिए जाने जाते हैं और भारत के राष्ट्रपति भी रहे और इन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फिर इसके बाद में पहला उपग्रह भारत का 1975 में लॉन्च हुआ आर्यभट्ट नाम से और ये एक संचार उपग्रह था। फिर PSLV का प्रक्षेपण 1994 में हुआ। चंद्रयान 1 2008 में गया। मंगलयान मिशन 2013 में और भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट छोड़े थे और इनमें से काफ़ी सारे सैटेलाइट विदेशी थे। 2017 में एक कीर्तिमान इसरो ने रचा था। फिर इसके बाद में भारत ने 104 सैटेलाइट 2017 में छोड़े। उसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 गया और 2023 में चंद्रयान 3 भी गया और भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 भी लॉन्च हुआ। तो यह आपने जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इतिहास रहा इसरो का वो देखा। इसके बाद हम करंट अफेयर्स में वापस आते हैं। मध्य प्रदेश में अब मेयर को 10 करोड़, नगर निगम कमिश्नर को 5 करोड़ और मेयर इन काउंसिल को 20 करोड़ तक के वित्तीय अधिकार मिल जाएंगे। यानी कि इतनी राशि तक ये बिना शासन की अनुमति के खर्च कर सकते हैं। अनुमति का मतलब कि इतना फंड इनके पास में रहेगा, इन्हें मांगना नहीं पड़ेगा। महापौर भी 5 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्र के नगर में 5 से 10 करोड़ रुपए
वह 5 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र में 1 से 5 करोड़ रुपए खर्च कर सकेंगे। विश्व कप शतरंज टूर्नामेंट के फाइनल में दूसरी बाजी ड्रॉ रही और ऐसा करने का कारण है भारत के 18 वर्षीय ग्रैंड मास्टर आर प्रागनंदा और नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन। कार्लसन आपको बता दें कि जो शतरंज है या फिर चेस में है उसमें अभी नंबर 1 पर कार्लसन है और वर्ल्ड चैंपियन है ये, और इन्हें ड्रॉ करने का काम किया भारत के 18 वर्ष के आर प्रागनंदा ने। हालांकि बाद में कार्लसन जीते लेकिन उन्हें रोकना भी एक बड़ी कामयाबी थी और वो कामयाबी आर प्रागनंदा के हाथ लगी। फिर आप देखिए स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने 23 अगस्त को गोवा के तट पर हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र को सफलतापूर्वक दागा, यानी कि अस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण सफल हुआ और यह पहली बार शामिल भी हो गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पहली बार 20,000 फीट की ऊंचाई से विजुअल रेंज वीवीआर मिसाइल अस्त्र का परीक्षण किया गया जो पूरी तरह सफल रहा। फिर इसके बाद में देखिएगा स्नैपचैट का स्वामित्व रखने वाली कंपनी स्नैप इंक ने गूगल पे के पूर्व निदेशक पुलकित त्रिवेदी को अपने नए भारतीय परिचालन का प्रबंध निदेशालय एमडी मैनेजमेंट डायरेक्टर नियुक्त किया है। किसने? स्नैपचैट ने किसको किया है? पुलकित त्रिवेदी को नियुक्त किया है। फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 23 अगस्त को विचारपुर क्रीड़ा परिसर में 6.43 करोड़ की लागत से बनी एशिया की सबसे बड़ी आईएससी प्रमाणित स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग बॉल का वर्चुअल लोकार्पण किया, ये याद रखिएगा। फिर भारतीय शूटर अमनप्रीत सिंह ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में। फिर इसके बाद आता है कि अब साउथ अफ्रीका का क्रिकेट बोर्ड है वो महिला और पुरुष खिलाड़ियों को एक समान फीस देगा। ये बहुत बड़ी चुनौती है विश्व के सामने कि खेलों में कुछ खेल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, और कुछ खेल को लोग पूछते ही नहीं हैं। कुछ खेल तो ऐसे हैं कि उनके लिए फंड ही नहीं मिलता। अगर हॉकी को उड़ीसा सरकार अगर स्पॉन्सर नहीं करती तो हो सकता था कि आज भारत में हॉकी बहुत कम स्तर पर खेला जाता, बहुत कमज़ोर खेल हो जाता। वो खेल जिसमें लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जीते, जिसमें ऐसा कोई कर नहीं पाया, जिसमें सबसे ज़्यादा सफल भारत रहा, उस खेल को बढ़ावा भी नहीं दे पाए। तो दूसरी बड़ी समस्या ये निकलती है कि महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ियों का समान सम्मान हो। जहाँ पर एक क्रिकेटर पुरुष न जाने कितने करोड़ों में कमा रहा है, बहुत पॉपुलर है, और दूसरे में हम किसी महिला क्रिकेटर को जानते ही नहीं। ऐसा हर खेल में होता है और सैलरी भी ऐसी असमान होती है कि पूछो ही मत। तो साउथ अफ्रीका कहा भैया हम महिला और पुरुष खिलाड़ियों को समान सैलरी देंगे, और समान मैच की पहल सबसे पहले न्यूजीलैंड में शुरू हुई थी, और न्यूजीलैंड महिला पुरुष को समान सैलरी देने वाला पहला देश है। और जो जुलाई 2022 में न्यूजीलैंड समान मैच फीस लागू करने वाला पहला देश बना था, पहला क्रिकेटिंग देश बना था। और न्यूजीलैंड के बाद बीसीसीआई यानी कि भारत ने भी अपनी फीस बराबरी की दिशा में काम किया और दूसरा देश बना। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने महिला और पुरुष की आधा सैलरी को भी बराबर रखा। जैसे कि हम देखते हैं भारत में भी अब समान सैलरी मिलने लगी है। 15 लाख टेस्ट के लिए, 6 लाख वनडे के लिए, 3 लाख T20 के लिए। ये फीस जो है वो महिला और पुरुष क्रिकेटर दोनों को मिल रही है। फिर यहाँ पर देखिए कि 53 साल की सोफिएवा अजरबैजान की पहली महिला ग्रैंड मास्टर हैं और उन्होंने 1990 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। ये फैक्ट है, ये फैक्ट के रूप में याद करिएगा कि 53 साल की सोफिएवा अजरबैजान की पहली महिला ग्रैंड मास्टर है। फिर युवा एथलीट जैस्मिन एल्ड्रिन वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं और उन्होंने 8 मीटर की जंप लगाई। यानी कि एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? जैस्मिन एल्ड्रिन हैं।
मध्य प्रदेश के सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर से 25 अगस्त को सुराज कॉलोनी योजना शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि जो कॉलोनियां एंड बैंड तरीके से बनाई गई है, गलत तरीके से बनाई गई है, हम उन कॉलोनियों को वैध घोषित करते हैं और मध्य प्रदेश के 413 निकायों की 2792 कॉलोनियों को वैध घोषित कर दिया इन्होंने एक झटके में। अब वहाँ पर वो सारी सरकारी सुविधाएं होंगी जो एक कॉलोनी की होती है, चाहे वो सड़क, पानी, बिजली की बात ही क्यों ना हो। वर्ल्ड एथलेटिक में पहली बार 3 भारतीयों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उनमें पहले हैं नीरज चोपड़ा जेवलिन, दूसरे हैं मनु डीपी जेबी जेवलिन और तीसरे हैं किशोर जेना जेवलिन। यानी कि वर्ल्ड एथलीट में पहली बार ऐसा हुआ कि 3 भारतीयों ने एक साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही अब हम देखते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बीसीसीआई के होम इंटरनेशनल सीरीज के टाइटल राइट्स 3 साल के लिए ले लिए हैं। यानी कि भारत के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत में खेले जाएंगे उनको स्पॉन्सर कौन करेगा, उनके टाइटल को स्पॉन्सर कौन करेगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक करेगा। आईडीएफसी हर होम इंटरनेशनल मैच के लिए बीसीसीआई को 4.2 करोड़ रुपए देगा, यानी कि इतने पैसे वो खर्च करेगा। फिर इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2022 की घोषणा हुई और इसमें पहले नंबर पर मध्य प्रदेश रहा और शहरों में पहले नंबर पर इंदौर रहा और इंदौर को 5 अवार्ड मिले। वहीं मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में भोपाल को 1 अवार्ड मिला, जबलपुर को 2, ग्वालियर को 1 और सागर को 1 मिला। साथ ही यहाँ पर और भी शहरों को अवार्ड मिले लेकिन ये प्रमुख रहे। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा डिवीजन में गुड्डूर मनुबोलु रेलवे स्टेशन के बीच एक नए रेल फ्लाईओवर को चालू किया गया है। ये सबसे लंबा रेलवे फ्लाईओवर है। तो यहाँ पर क्या प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर कहाँ है, तो वो है गुड्डूर मनुबोल रेलवे स्टेशन के बीच, यानी कि कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर है, याद रखिएगा। 24 अगस्त को धोखाधड़ी मामले में डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार किया गया। वे जॉर्जिया की जेल में 20 मिनट रहे, सिर्फ 20 मिनट, लेकिन यहाँ पर भी एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई। क्या हो गई? यह किसी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की गिरफ्तारी का पहला मामला है। डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार होने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। फैक्ट की बात करें तो वॉशिंगटन पोस्ट की प्रमुख कैथरीन ग्राहम के अनुसार वह हर तथ्य न्यूज़ है जो कोई छिपाना चाहता है और बाकी सब पीआर है। यानी कि जो कोई छिपाना चाहता है वो न्यूज़ है, वो सबको पता चलना चाहिए, और जो जानबूझकर लोग बताए जा रहे हैं जिसको छिपाने ही नहीं चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि वो सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए है, सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए है, जो आजकल इस बात के आरोप लग रहे हैं भारतीय चैनलों पर। इस पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। फिर इसके बाद में हम देखिए कुछ ऐसे व्यंग्यात्मक मोटिवेशन स्पीच, मोटिवेशन लाइन देखते हैं जो आपको मज़ा आ जाएगा आपको जिनको सुन के। हरिशंकर परसाई जी का जन्म अगस्त महीने में ही हुआ था, 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद में हुआ था, और इनका देहांत भी अगस्त महीने में ही हुआ था, 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में। और हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के सबसे महान व्यंग्यकारों में जाने जाते हैं। तो उन्होंने कहा था एक बार, हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वालों से कहते हैं कि हमें हिंदी बोलनी चाहिए। ये बहुत ही अजीब बात है, बहुत मज़ेदार बात है कि भाई पहले से ही तो हिंदी बोल रहे हैं और तुम बोल रहे हैं कि हमें हिंदी बोलनी चाहिए। अगर हम गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम कोई दूसरी भाषा में बात करते और तुम हमें हिंदी बोलने के लिए प्रेरित करते तो बात अलग थी। फिर यहाँ पर देखिएगा हरिशंकर परसाई की एक और लाइन है, इस पृथ्वी पर जनता की उपयोगिता सिर्फ इतनी ही है कि उसके वोट से मंत्रिमंडल बनता है। जब चुनाव का वक्त आता है तो नेता ये एहसास कराते हैं कि जनता ही जनार्दन है, जनता के बिना कुछ नहीं हो सकता, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो 4 साल तक वो अपने निवास से निकलने का नाम नहीं लेते। चाहे कोई भी पार्टी हो, हर तरफ ये समस्या है। मुस्कान अभियान में सतना पहले स्थान पर रहा। मुस्कान अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
अस्पतालों की एक रैंकिंग है ताकि अस्पताल की स्थिति सुधारी जा सके। इसमें अस्पताल की व्यवस्थाओं के पैमानों से जुड़ी रिपोर्ट जारी की जाती है। सतना के सरकारी अस्पताल सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिला चिकित्सालय ने पहला स्थान प्रदान किया है। मुस्कान अभियान क्या है, ये आपको पता रहना चाहिए। मध्य प्रदेश में अस्पतालों से जुड़ा एक अभियान है। अस्पतालों की गुणवत्ता सुधार से जुड़ी एक रैंकिंग है। फिर इसके बाद देखिए, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में एच.एस. प्रणय ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यानी कि उन्हें माफ कीजिएगा, सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा और वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस बार वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में एकमात्र मेडल भारत को मिला है। भारत 2011 से इस प्रतियोगिता में लगातार मेडल जीत रहा है। नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट हंगरी में चल रही विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भाला फेंक कर स्वर्ण मेडल जीत लिया है और नीरज चोपड़ा एक समय में ओलंपिक व वर्ल्ड चैंपियनशिप बनने वाले दूसरे भारतीय बन चुके हैं। उनसे पहले शूटर अभिनव बिंद्रा ने यह उपलब्धि हासिल की थी। इसी के साथ ये एक लिस्ट आपके सामने है कि नीरज चोपड़ा का जो स्वर्णिम इतिहास है, 2016 में उन्होंने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। फिर 2017 के एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, 2018 की कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल, 2019 के एशियन में गोल्ड मेडल, 2021 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, 2022 के डायमंड लीग में गोल्ड मेडल और फिर 2023 के वर्ल्ड चैंपियन वो बन गए गोल्ड मेडल के साथ में। फिर इसके साथ ही आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा एक ऐसा इतिहास रच दिया है कि वो कई बार आप ये देखेंगे कि कुछ लोग अपने काम के कारण इतने ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं कि लोग उन्हें जानने लगते हैं। जैसे कि क्रिकेट में बहुत सारे क्रिकेटर्स बहुत फेमस है, लेकिन आप ये देखते होंगे कि कुछ समय से नीरज चोपड़ा भी उन्हीं की लाइन में आने लगे हैं। अगला देखते हैं हम बिंदु, हंगरी बुडापेस्ट में हो रही वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार 4x400 यानी कि 400 मीटर की रेस में जब 4 लोग एक साथ दौड़ते हैं टीम बनाकर, रिले रेस के फाइनल में पहुंचा है और भारत की ओर से मोहम्मद अनस, अमोज जैकब, मोहम्मद अजमल और राजेश रमेश ने ट्रैक पर उतरे थे और पहली बार भारत इस रिले में फाइनल में पहुंचा है। मिस वर्ल्ड 2023 स्पर्धा भारत में आयोजित हो रही है। ये बात आपको याद रखनी है कि 2023 की जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है वो भारत में आयोजित हुई। इसके साथ ही आपके लिए कुछ फैक्ट लेकर आया हूँ और वो फैक्ट जुड़े हैं हॉकी से। हॉकी भारत का स्वर्णिम इतिहास रहा है और भारत से ही हॉकी का जन्म हुआ। हालांकि भारत अभी हॉकी में थोड़ा कमज़ोर हो गया है, लेकिन उसके बावजूद हॉकी का इतिहास जब भी कोई देखेगा उसे पता चलेगा कि भारत क्या है। हॉकी स्टिक की लंबाई 105 सेंटीमीटर तक होती है और ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसका वजन 737 ग्राम से अधिक नहीं हो सकता। हॉकी स्टिक घने सहतूत की लकड़ी और फाइबर ग्लास या एल्यूमिनियम से बनी होती है। हॉकी वर्ल्ड कप 1971 से शुरू हुआ था। 50 साल पूरे होने के जश्न के साथ 15वां विश्व कप ओडिशा भारत में आयोजित हुआ जनवरी 2023 में और इसमें जर्मनी विजेता बना था। 1974 में महिला विश्व कप आयोजित किया गया और 1980 में महिला हॉकी को ओलंपिक में शामिल किया गया। भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना भी 1974 में ही हो गई थी। 1980 में महिला हॉकी ने ओलंपिक में भाग लिया था क्योंकि 1980 में ही ओलंपिक में हॉकी को शामिल किया गया। हॉकी के प्रकार की बात कर लें, यानी कि हॉकी कई तरह से खेला जाता है, जैसे कि फील्ड हॉकी जो हम नॉर्मल हॉकी देखते हैं जिसमें जर्मनी विजेता बना, वो फील्ड हॉकी है, मैदान पर खेली जाती है। फिर है आइस हॉकी जो बर्फ पर खेली जाती है। दूसरी हॉकी रोलर हॉकी, फिर स्लेज हॉकी, ये हॉकी के प्रकार हैं। फिर इसके साथ ही दोस्तों देखिए कि जो विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव गीतिका श्रीवास्तव इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्च आयोग में प्रभारी होंगी। वे सुरेश कुमार का स्थान लेंगी। पहली बार पाकिस्तान में भारतीय उच्च आयोग की कमान किसी महिला को दी गई है, ये याद रखिएगा। यानी कि पाकिस्तान उच्च आयोग में अधिकारी बनने वाली पहली भारतीय कौन है, तो वो है
गीतिका, और इन्हें भारत की ओर से ही भेजा गया है, लेकिन अभी तक किसी महिला को भेजा नहीं गया था। पहली बार गीतिका श्रीवास्तव को भेजा गया है। भारत को चंद्रयान-3 मिशन में एक और बड़ी ऐतिहासिक कामयाबी मिली। 29 अगस्त को इसरो ने बताया कि चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान ने चांद पर जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व ऑक्सीजन की खोज की है। साथ ही रोवर ने चांद के साउथ पोल के करीब सल्फर मौजूद होने की पुष्टि भी की है। अभी चांद की सतह पर हाइड्रोजन की खोज जारी है। रोवर प्रज्ञान ने ऑक्सीजन और सल्फर के अलावा एल्यूमीनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन का भी पता लगाया है। ये खोजें लिप्स तकनीक के तहत हुई है। लिप्स तकनीक क्या है? तो है ऐसी तकनीक है जिससे पता चलता है कि किसी पदार्थ को इस तकनीक में क्या होता है कि किसी पदार्थ को तीव्र लेजर किरणों के संपर्क में लाकर उसकी संरचना का विश्लेषण किया जाता है। तीव्र ऊर्जा वाली लेजर किरणें पदार्थ की सतह के एक हिस्से पर तेजी से फोकस करती है। ये कोई चट्टान या मिट्टी भी हो सकती है। इसकी गर्मी से प्लाज्मा पैदा होता है और इससे निकलने वाली रोशनी बताती है प्लाज्मा से निकलने वाली रोशनी बताती है कि सतह पर किस तरह के खनिज या रसायन मौजूद है। लिप्स तकनीक को इसरो ने बेंगलुरु की लैब इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम के साथ मिलकर विकसित किया है। किसके साथ मिलकर? लैब इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम के साथ मिलकर विकसित किया है। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 30 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर बैंक और बीमा समेत कई वित्तीय संस्थानों की भी वित्तीय अवकाश की घोषणा की। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि अवकाश की घोषणा की, लेकिन यहाँ पर आपको ये बताना था कि कोई राज्य सरकार अवकाश कैसे घोषित करती है, जबकि राष्ट्रीय अवकाश के अलावा कोई अवकाश नहीं होते हैं। तो राजकीय अवकाश कैसे घोषित होते हैं? तो वो होते हैं इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत घोषित होते हैं। जिसके तहत? इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत घोषित होते हैं। इसके बाद में देखिएगा, भारत में 30 अगस्त को सुपर ब्लू मून रात 8:37 पर दिखाई दिया। अन्य पूर्णिमा की अपेक्षा यह 14% बड़ा और ज़्यादा चमकदार दिख रहा था। ये घटना तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब आता है। अब अगला सुपर मून 13 साल बाद 2037 को जनवरी या मार्च में दिखाई देगा। यानी कि इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि सुपर मून कब दिखाया गया, ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि 13 साल बाद दिखाई देगा, कोई लंबा गैप नहीं है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अगला सुपर मून कब होगा या फिर सुपर मून कब हुआ था। 2037 के जनवरी या मार्च में अगला सुपर मून दिखाई देगा जब मून फुल होता है, यानी कि पूरा चंद्रमा होता है। सुपर मून होता है यानी कि सबसे चमकदार होता है, और सबसे चमकदार कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है और थोड़ा सा नीला भी दिखाई दे चंद्रमा। तो एक साथ जब ये तीनों लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे सुपर मून कहते हैं। फिर 51 आता है कि रेलवे बोर्ड की मेंबर ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और चेयरपर्सन बन गई है। फैनी लाहौटी का स्थान लेंगी। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक रहेगा। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा बन गई है और उन्होंने अनिल लाहौटी का स्थान लिया है। जो बड़ी नाकामी सहने की हिम्मत रखते हैं वही बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए रिस्क लेने से कभी डरना नहीं चाहिए। और आगे देखते हैं हमारा अगला फैक्ट। दोस्तों, एशिया का पहला मीडिया टावर कोयम्बटूर केरल में तैयार किया गया है। एशिया का पहला मीडिया टावर, याद रखिएगा, कोयम्बटूर केरल में तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? केंद्र व राज्य की सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार, साथ ही आपस से विज्ञापन भी दिखाए जाएंगे जिनसे राज्य सरकार को राजस्व मिलेगा। भारत के अन्य राज्यों को केरल से बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है जो हम सीखते नहीं हैं। मध्य प्रदेश के 53वें जिले के रूप में मऊगंज के पहले कलेक्टर 2013 बैच के आईएएस अजय श्रीवास्तव बने हैं। इसी के साथ 1996 बैच के आईपीएस वीरेंद्र जैन पहले एसपी होंगे। मऊगंज रीवा से अलग होकर नया जिला बना है मध्य प्रदेश का 53वां जिला। माफ कीजिएगा।
दोस्तों दुनिया की सबसे बड़े गिलहरी प्रजाति में से एक का पता लगाया गया है। लगभग 3 फीट लंबी गिलहरी की प्रजाति पश्चिम बंगाल के बक्सा के जंगलों में देखी गई है और इसे जॉइंट स्केवरल कहा जाता है। इसका नाम क्या है? प्रजाति का नाम जॉइंट स्केवरल कहा जाता है और दुनिया की सबसे लंबी प्रजाति की गिलहरी पश्चिम बंगाल के बक्सा जंगलों में देखी गई है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश के 24 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक दिया गया और 3 नक्सलियों को मार गिराने वाले आईपीएस, जो शायद बालाघाट के आईपीएस हैं, बालाघाट के एसपी हैं, आदित्य मिश्रा को दूसरी बार वीरता पदक दिया गया है। आदित्य को पिछले वर्ष भी नक्सलियों को खात्मे के लिए इन्हें वीरता पुरस्कार दिया गया था। उनके साथ एसआई राम, पदक शर्मा, आशीष शर्मा और आरक्षक रमेश विश्वकर्मा को भी वीरता पुरस्कार राज्य सरकार से दिया गया है। 4 जवानों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र व 11 को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर पूरी लिस्ट मैं आपके सामने रख देता हूँ। 76 लोगों को वीरता पुरस्कार दिया गया है और ये सबके नाम हैं और ये पूरी लिस्ट आपके सामने देखी जा सकती है। साथ ही वायुसेना के 4 पदक भी दिए गए हैं वायुसेना के सैनिकों को। दोस्तों इस समय एक बड़ी डिबेट चल रही है कि भारत का नाम क्या होगा असली वाला, यानी कि अगस्त 2023 का या फिर सितंबर 2023 का इतिहास जब भी आप खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत का नाम भारत हो, इंडिया हो, क्या होना चाहिए हमारे देश का असली नाम। इस पर बहुत डिबेट चली, तो मैं आपको भारत के जितने भी अनुमानित नाम या फिर जितने भी नाम हैं उनके इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान से जुड़े इतिहास की बात हम करते हैं। इतिहास के साक्ष्य बताते हैं कि हिंदू मूल शब्द ईसा से 5वीं सदी पूर्व अस्तित्व में आया। हिंदुस्तान शब्द 1ली सदी ईस्वी में उपयोग में लाया गया। हिंदू और हिंद ये दोनों शब्द इंडो आर्यन संस्कृत शब्द सिंधु यानी सिंधु नदी या उसके आसपास के क्षेत्र से विकसित हुए हैं। प्राचीन ईरान के एकेडमिक सम्राट डेरियस प्रथम, जिसे दारा प्रथम भी कहा जाता है, उसने लगभग 516 ईस्वी में सिंधु क्षेत्र पर आक्रमण किया और उनके काल में हिंदू शब्द का उपयोग निचले सिंधु घाटी के लिए किया जाता था और सिंधु से इंडस बना और इंडस से ही इंडिया बना और हिंदुस्तान भी इसी शब्द से बना, यानी कि सिंधु नदी के कारण भारत के 2 नाम पड़े, एक तो हिंदुस्तान और दूसरा इंडिया। फिर अशोक चक्र में भारत को धर्म चक्र माना गया है और 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से इसे लिया गया है। अशोक चक्र जो कि भारत का क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। इंडिया शब्द के इतिहास को देखते हैं। भारत के अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति इंडस सिंधु शब्द से हुई। इससे मिलते जुलते नाम यूरोप में यूनानियों के बीच 4वीं सदी ईसा पूर्व से प्रचलन में आने लगे थे। ग्रीक लोग सिंधु नदी को इंडस के नाम से पुकारते थे और लैटिन भाषा में यह इंडिया हो गया। इसकी प्रतिष्ठा सुनकर सिकंदर ने ईसा से लगभग 300 साल पहले यानी कि तकरीबन 321 ईसा पूर्व में यूनानी राजदूत मतलब आक्रमण किया था भारत पर, लेकिन सिर्फ सिंधु तक आक्रमण किया, उससे आगे यह नहीं बढ़ा। यूनानी राजदूत मैगस्थनीज ने भारत की परिस्थितियों, सभ्यता और संस्कृति पर इंडिका नामक ग्रंथ लिखा है। इंडिया नाम पुरानी अंग्रेजी में 9वीं सदी से और आधुनिक अंग्रेजी में 17वीं सदी से मिलता है। 19वीं सदी में इंडिया शब्द का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से होने लगा और बहुत ज़्यादा होने लगा। यही प्रभाव है कि आज भी हमारे देश का नाम ज़्यादातर हम इंडिया सुनने को देखते हैं। दोस्तों भारतवर्ष का नाम हमें भारत नाम के सबसे पुराने साक्ष्य ऋग्वेद में मिलते हैं, जिसमें एक युद्ध में भारत नाम के एक कबीले का उल्लेख था और इसके बाद भरत नाम के जिन जिन राजाओं का उल्लेख मिलता है उनमें सबसे प्रतिष्ठित हुए सम्राट भरत, और जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, यानी कि जो कौरव और पांडव के पूर्वज थे वो थे दुष्यंत। दोस्तों जो कौरव और पांडव हुए इनके पूर्वज थे दुष्यंत। फिर दुष्यंत एक बार भृगु ऋषि के आश्रम में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक महिला दिखती है जो उन्हें
एक बार ये शिकार करने जाते हैं, इन्हें प्यास लगती है तो ये भृगु ऋषि के आश्रम में जाते हैं। वहाँ पर दमयंती नाम की एक शकुंतला नाम की एक महिला रहती है जो इन्हें पानी देती है और ये उनसे प्रेम कर बैठते हैं। फिर ये शादी कर लेते हैं उनसे और फिर उनका जो बेटा होता है उसका नाम होता है भरत। और वो इतने प्रतापी होते हैं कि कहते हैं कि उनके ही नाम पर भारत का जन्म हुआ, यानी कि उन्हीं के नाम पर भारत राष्ट्र का नाम पड़ा, क्योंकि इनका जो साम्राज्य था वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ था और पूरे भारत के राजा होने के कारण इनके नाम पर भरत से भारत पूरे देश का नाम पड़ गया। भारत के अन्य नामों की बात करें तो जम्बूद्वीप, भारत खंड, हिमवंश और भारतवर्ष या फिर आर्यावर्त भारत के अन्य नाम हमें अलग अलग ग्रंथों में मिलते हैं। वास्को डी गामा 20 मई 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह के जरिए भारत में प्रवेश किया। दोस्तों इसी के साथ ये दैनिक भास्कर के जरिए मैं आपको इन सभी नामों की जो प्रक्रिया है वो बता रहा था। आप चाहें तो वीडियो को रोक कर ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। और इन्हीं के ज़रिए मैंने आपको अभी ये भारत की कहानी बताई थी। ये तीनों नाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, चाहे वो भारत हो या फिर हिंदुस्तान हो या इंडिया हो, ये तीनों नाम के ज़रिए आपको जानकारी मिल जाएगी। और जो आर्यावर्त भी भारत का एक नाम माना जाता है। आर्यावर्त आर्यों का प्रदेश होने के कारण आर्यावर्त नाम पड़ा। और जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो है इंडिया और भारत, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 1 में इन्हीं का उल्लेख है, इंडिया दैट इज़ भारत कहा गया है। और कोशिश ये कराई जा रही थी अभी बीच बीच में कि भारत दैट इज़ इंडिया कहा जाए, यानी कि भारत का जो मूल नाम है वो भारत ही रखा जाए, क्योंकि भारत एक इतिहास की हमें गौरव गाथा की कहानी बताता है कि कैसे हम एक महान सम्राट हमारे देश में हुए और कैसे हमारा महान साम्राज्य था। जबकि इंडिया से हमें गुलामी की जो दासत्व की भावना आती है, क्योंकि इंडिया शब्द का उपयोग ज़्यादा यूरोपीय लोगों ने हमारे लिए किया। जो हमारे मूल ग्रंथ थे, जो हमारी भावनाएं हैं वो भारत से ज़्यादा जुड़ी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया शब्द गलत है, क्योंकि इंडिया भी हमारे ही देश से निकला हुआ हमारा नाम है। अगर भारत सरकार नाम चेंज करती है तो इसमें तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार को खर्च करना होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पर इंडिया लिखा होगा वहाँ भारत करना होगा। इसलिए इससे सही तरीका ये है कि हम सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर इंडिया के स्थान पर भारत नाम का ज़्यादा उल्लेख करें। दोस्तों इसी के साथ में ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत लंबा करंट अफेयर्स का वीडियो कुछ हद तक आपके काम का रहा होगा। और मैं आपसे लास्ट में फिर कह रहा हूँ कि अगर आप 2021-22 के करंट अफेयर्स जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। अगर एक कमेंट भी आ गया तो मैं 2021-22 के करंट अफेयर्स हर महीने की इसी तरह के वीडियो बनाकर आपके लिए जारी कर दूँगा। और मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी है कि अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। खालिद हुसैन कहते हैं, दुनिया में एक ही पाप है, चोरी। जब आप झूठ बोलते हैं तो आप किसी के सच जानने के अधिकार को चुरा लेते हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार की चोरी से बचें। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।